ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपका फर्स्ट मतलब अब हम ये कह सकते हैं फिजिक्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग फिजिक्स तक पहुंचे नहीं थे, बट नाउ वी आर गोना स्टार्ट फिजिक्स, एंड दैट इज आल्सो इन टुडेज लेक्चर यू विल लर्न बेसिक थिंग्स। कोई बहुत हाई फाई चीजें हम नहीं स्टडी करेंगे आज, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक चीजों की बात करें तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने की मोशन के बारे में, कि ये जो मोशन लिखा हुआ है ये मोशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप ये समझिए कि अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है काइनेमेटिक्स। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, मैंने इसको नाम भी दिया है काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो जैसे कि हम बात करें काइनेमेटिक्स की, तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी काइनेमेटिक्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया है, और अब आपको ये पता चलेगा कि 9th में जो आपने स्टडी किया था ना वही चीज आज अब आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कुछ नया आपको नहीं सीखने को मिलने वाला आज, सब वही पुराना 9th वाला स्टडी करोगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें हम स्टडी करेंगे, बट पहले चीज जो आपको समझनी है वो ये कि जो काइनेमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग किस चीज को स्टडी करते हैं, तो वी डू स्टडी ऑफ मोशन। हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, वी डू स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन के अंदर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो है रेस्ट, और दूसरा है बेटा मोशन। ठीक है, बिकॉज मोशन आप स्टडी करोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं किसी जगह पे, मान लो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक फिक्स पोजीशन पे है। ओके, इसके लिए मुझे ना वीडियो से समझाना पड़ेगा। देखिए आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज ये आप देख पा रहे हैं एक पेंसिल है। ठीक है, अब इस पेंसिल को मैंने क्या किया कि रेस्ट कंडीशन में रख दिया है। सपोज ये राइट नाउ इट इज एट रेस्ट कंडीशन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग देख रहे हैं यहाँ सर ये रेस्ट कंडीशन में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो आपके लिए रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई एरोस्पेस में जो मतलब जो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, अगर कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो इस वक्त हमें देख रहा होगा ऊपर से, ठीक है, स्पेस में से, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, मोशन में होगा, राइट। अगर हम ये कहते हैं when any object is not changing its position with respect to its surrounding, that means we can say that object is at rest condition। हम यही कहते हैं कि वो कैसी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट मींस व्हाट वी आर सेइंग दैट if any object is changing its position with respect to its surrounding, then we can say that object is in motion। हम क्या कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी कंडीशन में है, that object is in motion। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पिक्चर आपको? ओके, सो अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, राइट नाउ यू आर सिटिंग एट होम। सो अगर आपके रूम में आपका भाई है, बहन है, या कोई भी अगर कोई पर्सन, इफ यू आर सिटिंग इन योर रूम, so for that person you are at rest condition right now। ठीक है, we all are at rest condition right now। ठीक है, एक दूसरे को अगर हम वीडियो अभी स्टार्ट करें और देखें एक दूसरे को, so we all are at rest condition। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन आपको देख रहा होगा, कहां से, स्पेस में से, तो उसके लिए आप मोशन में हो। सिमिलरली एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो एग्जांपल आप डेली लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस करते हैं, दैट यू आर सिटिंग इन अ कार, या आप बाइक चला रहे हो, या आप अपना एक्टिवा चला रहे हो, कोई भी टू व्हीलर चला रहे हैं आप, और जब आप टू व्हीलर चला रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो ट्रीज है, ये जो अदर व्हीकल्स हैं,
ठीक है, मान लो कि ये पार्किंग स्लॉट है और वो पार्किंग स्लॉट में गाड़ियां रखी हुई, ठीक है, और आप अपनी फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तो क्या होता है कि आप जो है वो मोशन में हो, लेकिन जो पार्किंग लॉट में जो कार्स रखी हैं, जो या ट्रीज जो है, रोड पे जो ट्रीज लगे होते हैं, वो सारे कैसी सिचुएशन में, दे ऑल आर एट रेस्ट कंडीशन, दे ऑल आर एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है। सर यस सर पर ऐसा क्यों कि जो स्पेस से हमें देख रहा हो उसे हम लोग मोशन में लगे? बिकॉज अर्थ इज मूविंग ना, अच्छा। अर्थ तो घूम रहा है ना बेटा। हाँ सर। हाँ ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे और समझेंगे इस चीज को रिलेटिव मोशन से। किससे? रिलेटिव मोशन कहते हैं इस, ये जो टर्म मैं आपको समझा रहा हूँ इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। दूसरी चीज, एक और टर्म यहाँ पर मैं यूज करूंगा, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो लिख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसे कहेंगे, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है दैट कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हम उसे किस रेफरेंस से देख रहे हैं, या हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, ठीक है, हम किस रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर दो चीजें आती है, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा उसके बारे में, बट जब इंट्रोड्यूस किया तो मैं उसके नाम बता देता हूँ। दैट इज इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, एक होता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। इसका अपना एक अलग इंडिविजुअल रोल है जिसे हम आगे चल के स्टडी करेंगे, अभी हम उसे डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है। दूसरी चीज, जब हम मोशन और रेस्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि जब ट्रीज हमारे सराउंडिंग में होती हैं, ठीक है, जैसे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, और जो ट्रीज हैं वो तो आपको दिखाई देता है कि यार दे ऑल आर एट, वो है तो रेस्ट कंडीशन है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रही है, आप आगे जा रहे हो, वो सब पीछे जा रही है। दैट इज अगेन वी कैन सी इट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप गाड़ी में बैठे होते हो, कई बार स्पेशली इन द ट्रेन आपने ये फील किया होगा कि कई बार आप गाड़ी में आराम से बैठे हो और आपको ये नहीं पता चलता है कि ट्रेन किसकी चालू हुई है, हमारी या सामने वाले की, राइट। ये आइडिया हमें नहीं रख पाता है कई बार, अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो बेसिक चीज हम समझ रहे हैं वो है रेस्ट और मोशन के बारे में। क्या समझ रहे हैं? रेस्ट और मोशन। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट कंडीशन में है तो वही ऑब्जेक्ट किसी और के लिए मोशन में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बिकॉज मान लो आपसे कोई पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट में है तो क्या वो सभी के लिए रेस्ट में है, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि कोई अदर पर्सन जो है वो उस ऑब्जेक्ट को किसी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हो, देन डेफिनेटली पॉसिबल है कि वो उसका जो क्या कह सकते हैं वो मोशन में हो सकता है, ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट मान लो मोशन में है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट जो मोशन में दिखाई दे रहा है वही ऑब्जेक्ट क्या कह सकते हैं कि रेस्ट में हो सकता है किसी अदर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये जो चैप्टर हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है मोशन इन वन डायमेंशन के नाम से होता है या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के नाम से होगा, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से दिया होता है। और ये जो यूनिट हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज काइनेमेटिक्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है रेस्ट और मोशन को समझने में, कि रेस्ट और मोशन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, या किस तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ठीक है। जिसको अगर किसी को भी डाउट होता है देन जस्ट रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है। एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। ओके ठीक है, चलिए देन वी नो विल सर। मूव। ओके ओके फाइन। ओके सो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसे, ठीक है। देख
सो हियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया जैसे कि मैं आपको बता रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, किसके बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक बेटा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब जब हम रेस्ट और मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग जो बेसिक चीजें हैं लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो इन बेसिक टर्म्स को भी हम स्टडी करेंगे, दैट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। भाई अनम्यूट कर लो अपने आप को बेटा। ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किस चीज को, हम स्टडी करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस को। किसको स्टडी करेंगे, डिस्टेंस को। तो देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अ टोटल पाथ, क्या कह सकते हैं, अ टोटल पाथ covered by an object is called distance, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग इश्यू है तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना। A total path covered by an object is called distance। अब टोटल पाथ का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही एक रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमने ए से स्टार्ट करके बी तक जा रहे हैं, like we have taken 2 points, point A and point B, and we have to reach from point A to point B somehow। तो किसी ने पाथ चूज किया, ये ऐसे 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 घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचा कुछ इस तरीके से आड़े टेढ़े रास्ते से, और कोई सीधा साधारण सा बच्चा था जिसको लग रहा था कि भाई कोचिंग से हमें सीधा घर जाना चाहिए, तो उसने ये पाथ चूज किया, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ये जो टोटल पाथ कवर किया है दैट इज योर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या कहते हैं इसको, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, पहला तो बेसिक डिफरेंस ये है that distance that means we can say it's a total path and displacement that means we can say it's a shortest path, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आप लोग 9th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो बट स्टिल मैं यही समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। सो ये दो चीजें आपको क्लियर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो बेटा आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग पढ़ चुके हो ये सब स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, राइट। सो डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखिए the actual length of the path described by the particle is your distance, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी है आप इसी को यूज करना, ठीक है। और टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज योर कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। बाकी अलग अलग स्कूल में अलग अलग डेफिनेशन लिखवा देते हैं अपने अपने हिसाब से, तो देख लेना जो टीचर बोले उस हिसाब से। ओके, तो डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन अभी आप लोगों ने बेटा पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों की स्कूल में पढ़ाया गया होगा डायमेंशंस तो आपको पता होना चाहिए दैट डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस इज m0 l1 t0। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आपको नहीं पता है अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मैंने अभी इस पार्ट को स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। डायमेंशन वगैरह हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। दूसरी चीज एस द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, बहुत छोटी सी चीजें हैं ये सब। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने की वो ये है कि मान लीजिए
ये कहानी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बेटा, डिस्टेंस जो होता है, आपने कभी सुना है कि डिस्टेंस नेगेटिव हो? कभी नहीं सुना होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होगा जीरो से, ठीक है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका, सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। तीनों पॉसिबिलिटीज है। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये दो चीजें आप हमेशा याद रखना। इसके बेसिस पे कई बार मेडिकल के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका यूनिट भी वही होता है जो डिस्टेंस का होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट is meter. The minimum distance between initial and final position क्या होता है? The minimum distance between initial and final position of a particle is the shortest the distance between two points. अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने ये पॉइंट ले लिया है कि मान लीजिए ये हमारा अहमदाबाद है, ठीक है, एंड ये है बेटा दिल्ली। अब आप अहमदाबाद से दिल्ली जाओगे, ठीक है, तो आप वाया रोड जाओगे तो हो सकता है कि वाया रोड जाने के लिए आप ऐसे ऐसे घूम घूम के आपको ऐसे ऐसे जाना पड़े, ठीक है। लेकिन जब आप फ्लाइट से जाएंगे, मान लो स्नेहा ने हमें फ्लाइट में बिठाया इन फ्यूचर, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सीधा सीधा हमें दिल्ली पहुंचाएगी शॉर्टेस्ट पाथ से। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। ये क्या है? आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। इसे हम कहते हैं एरियल डिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको? एरियल डिस्टेंस कहते हैं इसे, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखी हो तो देख लेना, ठीक है। ये है अहमदाबाद टू दिल्ली, दैट इज योर एरिया डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर हम लोग दो पॉइंट्स लेते हैं। द वन इज द इनिशियल पॉइंट एंड द सेकंड वन इज फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर इट डजेंट मैटर कि वो कौन से पाथ से कहां से होते हुए कहां पहुंचा, इट डजेंट मैटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपको इनिशियल पॉइंट ध्यान रखना है और फाइनल पॉइंट याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये रोड टाइप बनाया है सांप को, ये हमने पॉइंट ए ले लिया और ये आपका पॉइंट बी ले लिया। आप पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं ये रूट लेते हुए इस तरीके से वाया वाया पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप सीधा यहाँ से यहाँ पे जाएंगे देन दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। एंड this shortest distance, that means it's we can say it's a minimum distance between two points, that is initial and final point. मान लीजिए ये आपका इनिशियल जहां से आप स्टार्ट करते हैं और ये आपका फाइनल जहां पे आप एंड करते हैं, ठीक है। नाउ सपोज हम बात करते हैं अहमदाबाद से जयपुर अगर आप जा रहे हो, अहमदाबाद से जयपुर हम जा रहे हैं। अब अहमदाबाद से जयपुर बेटा है 750 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अहमदाबाद टू जयपुर का डिस्टेंस कितना है तो आप क्या बताओगे? 750 किलोमीटर। लेकिन अगर मान लो आप इसी पाथ के थ्रू पहुंच रहे हो अहमदाबाद टू जयपुर, ठीक है, सो उस कंडीशन में आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कैसे हैं? सेम, मतलब डिस्टेंस के केस में इनिशियल और फाइनल, और डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल फाइनल आपके पास सेम आ रहा है, सेम है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि बेटा डिस्टेंस 750 किलोमीटर है, ठीक है।
लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कंसीडर करें और यही हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट आ रहा है, यही पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 750 किलोमीटर। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरीके से कि ये अहमदाबाद है, ये बड़ौदा है और ये सूरत है, ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड सूरत। अब मान लीजिए अहमदाबाद टू बड़ौदा है 120 किलोमीटर एंड बड़ौदा से सूरत मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 200 किलोमीटर। बेटा मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, अगर गलती हो तो बुरा मत मानना, ठीक है। ये हो गया 200 किलोमीटर। So Ahmedabad to Baroda is your 120 kilometer and Baroda to Surat is your 200 kilometer. So now this is your initial point and this is your final point. तो distance और displacement हम लोग अगर देखें तो 120 plus 200 that is your 320 kilometer is your distance and same is your displacement. लेकिन अगर कोई ये कहे कि सर नहीं, मैं अहमदाबाद से पहले जाऊंगा सूरत, ठीक है, और सूरत पहुंचने के बाद में मैं वापसी आ रहा हूँ बड़ौदा, यहाँ पर ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपने जो पाथ फॉलो किया है वो कौन सा किया है, तो आप अहमदाबाद से स्टार्ट किया, आप गए सूरत और सूरत से आप रिटर्न आ रहे हैं कहाँ पे, बड़ौदा, ठीक है। तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको क्लियर है दैट अहमदाबाद इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज बड़ौदा। तो अब आपसे पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस अगर हम देखें तो बेटा डिस्टेंस आपका हो जाएगा, अहमदाबाद से आप सूरत जाएंगे तो ये हो जाएगा 320 प्लस 200 वापिस आएंगे यहाँ पे, तो 320 प्लस 200 तो कितना आ जाएगा 520 किलोमीटर। ये बेटा आपका डिस्टेंस आ गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल पॉइंट आपका अहमदाबाद है, फाइनल पॉइंट आपका बड़ौदा है, एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 120 किलोमीटर है। तो अब आप देख सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज हो गए, पोजीशन दोनों के लिए सेम ली, दोनों ही कंडीशन में पोजीशन जो हमने लिया वो सेम है कि अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए डिस्टेंस कितना होगा और अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो लिया हमने, ये जो डिस्टेंस लिया है ये पाथ डिपेंडेंट है, और पाथ डिपेंडेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम पहले कहाँ से कहाँ गए थे बेटा, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गए थे अहमदाबाद से सूरत और सूरत से कहाँ गए, बड़ौदा आ गए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अच्छा, ये जो है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, उससे कम तो हो सकता ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम हो, इट इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। अब आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा वापस से स्टडी करेंगे। तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज अ डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है, फॉर अ क्लोज पाथ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉन जीरो, क्लोज पाथ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉन जीरो। जैसे कि अब ये कह रहे हैं कि फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉन जीरो, ये टर्म जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए कैसे, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। देखिए मैं अब इसको रब कर रहा हूँ, देखिए
यहाँ पे क्या कहा गया है that for a closed path distance traveled is non-zero. For a closed path distance traveled is non-zero. तो कैसे? तो ये हमने एक सर्कल ले लिया है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, सर्कल ले लिया है, ठीक है। अब इस सर्कल की रेडियस आर ली गई है, तो क्लोज पाथ मतलब ये पॉइंट ए से हम स्टार्ट करते हैं चलना और चलते 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 वापस पॉइंट ए पे आके रुक गए, तो डेफिनेटली क्लोज पाथ के लिए हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। क्यों होगा? बिकॉज इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी हो गई, 2πr। कितना हो गया, 2πr हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाता है बेटा, 2πr। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए कि क्लोज्ड पाथ की कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बेटा ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अब डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो फॉर अ क्लोज्ड पाथ। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जैसे कि आप जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। Now I want you to solve this question for me. A farmer has to go 500 meter due north, 400 meter due east, and 200 meter due south to reach his field. What distance he has to walk to reach the field? First question है। दूसरा क्वेश्चन है what is the displacement from his house to the field? ये दो क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर देना रहेगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा। म्यूट रखना है, अनम्यूट करने के लिए नहीं बोला है किसी को मैंने। जल्दी कीजिएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। सर फर्स्ट आंसर आ गया, सेकंड नहीं आ रहा। सर फर्स्ट आ गया, सेकंड नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट तो 1100 है, 1100। सर सेकंड second 500 मीटर। ठीक है, चलो एक मिनट में देख लेता हूँ क्या आंसर आएगा, तब देखते हैं। देखिए, a farmer has to go 500 meter due north, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ है और नॉर्थ पे हम जा रहे हैं कितना डिस्टेंस, 500 मीटर। ये है आपका 500 मीटर डिस्टेंस। देन 400 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में 400 मीटर चले जाएंगे।
एंड देन 200 मीटर ड्यू साउथ, तो ये आपका 200 मीटर साउथ आ गया। मतलब ये हमारा पॉइंट है इनिशियल और ये पॉइंट है बी, जे आपका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखिए तो 500 प्लस 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 1100 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस जो आएगा वो आपका आएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करवा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देखिए कि क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप सभी को, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 400 है तो डेफिनेटली ये भी 400 होगा। ठीक है, हाँ सर समझ गया। ठीक है, यस सर। अगर ये 400, अब ये 200 है, इसका मतलब 500 में से 200 आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये पोर्शन ये आपका क्या आएगा, 300 मीटर आएगा। बिकॉज ये कितना है, ये आपका सामने पैरेलल ले लो तो 200, तो ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 345 आप सभी को पता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा आएगा 500 मीटर एंड डिस्टेंस आपका आ गया 1100 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका 500 मीटर। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए ओके ओके। लो अपने पास स्पेस था। अब समझिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए, जब हम डायरेक्शन चेंज करने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो चेंजेस आएंगे डायरेक्शन की वजह से वो किस में आएंगे, आप सभी को पता है कि डायरेक्शन जो है वो क्या शो करता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वाला जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, राइट। तो यहां पर समझते हैं सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हम डायरेक्शन का रोल ले रहे हैं उसे। ठीक है, तो देखिए t इक्वल्स टू 0 टाइम पर हमने एक बॉल लिया हुआ है यहाँ पे और बताया जा रहा है कि t इक्वल्स 0 टाइम पे हमने किसी बॉडी को v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया है। ठीक है, जब आप उसे थ्रो करोगे तो डेफिनेटली वो बॉल जो यहाँ पर है वो बॉल स्टार्ट करेगा मूव करना और क्या होगा, वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। ये मान लो आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, तो वो होगी 0। कितनी होगी, 0। और इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद या वी कैन से एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद क्या होगा, वो जो बॉल है वो फिर से नीचे आना शुरू होगी। ठीक है, कुछ स्पीड से नीचे आ रही होगी और वो वापस से अपने ग्राउंड पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, ग्राउंड पे। ठीक है, ग्राउंड पे क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि जो वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग जब हम बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन जो होता है आपका, देखिए ये जो ग्रेविटी है ना ये आपका एक्सेलरेशन ही है। ए इक्वल्स टू जी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ग्रेविटी जो है वो कहाँ एक्ट करती है,
ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है? इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप किसी भी बॉल को थ्रो करेंगे, तो इस बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? माइनस जी के इक्विवेलेंट होगा। व्हाई माइनस जी? बिकॉज यहाँ पर हम जो बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, लेकिन वो एक्सेलरेशन किसके इक्विवेलेंट है? माइनस ऑफ ग्रेविटी के इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा? माइनस ऑफ जी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। वो ग्रेविटी में नेट एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी, कि आप बोलोगे सर हमने मान लो उसको 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से फेंका, तो फिर अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो जी से जाएगा? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं इसको सिंपली इसको थ्रो कर रहा हूँ, उस कंडीशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो जी होता है। और अगर आप उसी एक्सेलरेशन को जब कंसीडर करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस के लिए, ठीक है, तो वो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आपका माइनस जी के इक्वल आएगा। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो जी रहेगा, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब दूसरी चीज जो समझनी है वो ये है कि मान लीजिए ये तो हमने वाई एक्सिस के लिए बात की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हमने जो बात की वो हमने की वाई एक्सिस के लिए। अगर मान लीजिए अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें, ठीक है, किसकी? एक्स एक्सिस के लिए बात करें अगर, ये तो एक्स एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? एक्स एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक्स एक्सिस के लिए बता रहा हूँ, वाई एक्सिस हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मान लीजिए क्या होगा? सपोज यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, और पैदल चलना शुरू करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अब ये चलते चलते मान लो इन्होंने पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी तक ये पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल रहा होगा वो दोनों ही कैसे मिल रहा होगा? दोनों ही पॉजिटिव मिल रहा होगा बेटा, ए से बी पे जाएंगे तो। लेकिन अगर मान लो वो वापस आए और वो बी से मान लो यहाँ पर रिटर्न पाथ पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये सी पॉइंट पे आ गए। तो जब ये सी पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा बेटा? अब देखो, मान लो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो 50 मीटर है और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है। तो क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस तो 50 प्लस 25 75 मीटर ले लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा आपको? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया है ना नेगेटिव डायरेक्शन में, इस नेगेटिव डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आप कवर किया है उसे आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है और उसका एक रोल भी आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है। और हमें यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? दैट विल बी योर 25 मीटर, ठीक है। देखिए सपोज ये एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन एंड टू 10,0, आप देख सकते हैं हमने उसे कहाँ पे लेके 10,0 पे लेके गए, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लेके गए, एंड देन कम बैक टू 2 मीटर टुवर्ड्स द ओरिजिन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो क्या करना पड़ेगा? ये हमारा 0,0 ओरिजिन है, यहाँ से हम स्टार्ट किया और आप देखिए एक्स एक्सिस पे 10 है और वाई एक्सिस पे 0 है, तो हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे और एक्स एक्सिस पे मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए, ये हमारा 10,0 ये पॉइंट ले लिया, ये मान लीजिए पॉइंट हो गया ए, ये आपका पॉइंट हो गया बी, और हमने क्या किया? यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स द ओरिजिन ट्रैवल किया।
तो 2 मीटर डिस्टेंस मतलब यहाँ पर आ गए सपोज वापस से, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस हो गया, और ए से बी तक का आपका ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो हम यहाँ पर इसको जब लिखेंगे, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अब आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्या पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग गए, तो मैंने यहाँ पर S1 ले लिया 10 आई कैप, कितना ले लिया, S1 जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो ले लिया 10 आई कैप, और वापस से आए तो वो मैंने ले लिया आपका -2 आई कैप, बिकॉज वी आर टेकिंग displacement and we can take it with a negative sign also because it's a vector quantity. So S1 और S2 हमारे पास है. Now net displacement अगर आपसे पूछा जाए तो you can write down S1 plus S2, तो कितना होगा 10 I cap minus 2 I cap, तो आपको मिल जाएगा 8 I cap मीटर, मतलब ये तो आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया. लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो डेफिनेटली डिस्टेंस के लिए आपको पता है इट इज डायरेक्शनलेस, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है. जब डायरेक्शन नहीं होती है तो क्या मैं S2 को मोड में लिख सकता हूँ, मोड में लिखूंगा तो क्या होगा बेटा, हमें उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा तो ये आपका 10 मीटर हो जाएगा, ये आपका 2 मीटर हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 12 मीटर. कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पिक्चर. बहुत छोटी छोटी चीजें आज हम स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो सर ये सब छोटी छोटी चीजें बता रहे हो, बट यहाँ से ही हमारे कंसेप्ट बिल्ड होने शुरू होंगे धीरे धीरे. ठीक है, अचानक से चले जाएंगे ना ऊपर तो गड़बड़ हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी. तो स्पीड और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है और उनमें डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें बेसिक पता है स्पीड के बारे में वो ये है कि स्पीड होता क्या है. तो स्पीड के लिए हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ऑन टाइम. ठीक है, और डिस्प्लेस और वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, तो वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन time. This is your velocity, and we all know that velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर मैंने एक आप देख सकते हैं we have taken two cars, कार A and कार B. हमारे पास में ये दो कार हैं, कार A कार B. अब इसमें आप देख सकते हैं कि कार B जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड कार ए जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. अगर हमें स्पीड की बात करनी है देन डेफिनेटली वी विल से दैट द स्पीड ऑफ द कार इज 100 मीटर पर सेकंड. ठीक है, हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ द कार इज 100 मीटर पर सेकंड. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी क्या है कार ए और कार बी की, तो हम क्या लिखना पड़ेगा, दैट वेलोसिटी ऑफ कार ए equals to 100 I cap meter per second, and velocity of car velocity of car A is minus 100 I cap meter per second. क्या आएगा, minus 100 I cap meter per second. क्यों minus 100? बिकॉज आप देख सकते हैं कि कार A जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन minus 100 I cap. और अगर हम बात करें कार B की, किसकी बात करेंगे, कार बी की, तो कार बी की अगर हम बात करें तो कार बी के लिए हम लिख सकते हैं 100 आई कैप मीटर पर सेकंड. ये क्या है बेटा, ये है वेलोसिटी जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ, वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम लेते हैं. ठीक है, अगर मान लो स्पीड आपको मेंशन करना है तो आप स्पीड को कैसे मेंशन करोगे, तो यू कैन टेक इट इन अ मोड. आपको मोड में डालना पड़ेगा उसको स्पीड को. ठीक है, स्पीड जिसे हमने लिखा है मॉडुलस ऑफ v, मतलब मॉड ऑफ v, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट मींस स्पीड. और ये कितना है, तो ये है 100 मीटर पर सेकंड. लाइक दिस वी कैन
राइट। ठीक है, तो ये स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जा चाहिए। जैसे हम कहते हैं दैट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट स्पीड कैन नॉट बी जीरो, मतलब स्पीड कैन नॉट बी जीरो इन द सेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड हम जीरो नहीं कह सकते हैं उसके बाद में। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तो डेफिनेटली उसकी स्पीड जीरो ही रहनी है, बट ऑब्जेक्ट मोशन में है देन द स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एंड वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, तीनों प्रोबेबिलिटीज वहां पर पॉसिबिलिटीज रहती है वहां पे। ठीक है, तीनों चीजें वहां पे पॉसिबल रहेंगी। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा। मान लीजिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं इन चीजों को। सपोज हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं अहमदाबाद से जयपुर का। ठीक है, कि आप अहमदाबाद से जयपुर जा रहे हैं। अब आपको पता है कि अहमदाबाद से जयपुर का डिस्टेंस जो है वो 750 किलोमीटर है। लेकिन अब आप एक चीज सोचिए, अब आपसे पूछा जाए कि भाई आप अहमदाबाद से जयपुर आप पहुंच गए 10 घंटे में, इन 10 आवर्स। ठीक है, अगर आप 10 आवर्स में अहमदाबाद से जयपुर पहुंच गए तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि 75 किलोमीटर पर आवर मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज 750 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने 10 आवर्स में कवर किया है। दैट मींस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार कैन बी 75 किलोमीटर पर आवर। अब आप में से कोई ये भी तो कह सकता है कि यार 75 किलोमीटर पर आवर कैसे, मतलब तूने 75 से ऊपर गाड़ी ही नहीं चलाई क्या? राइट, ऐसा भी हो सकता है। ये 75 से नीचे गाड़ी ही नहीं चलाई, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि जितना डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस और जितना टोटल टाइम लगा है उन दोनों को हम रेशियो ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा? एवरेज स्पीड मिलता है। अब इन बिटवीन हो सकता है, मान लीजिए आपने आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर भी की हो सकता है आपने गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर भी की गई हो। दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया है? यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है एवरेज स्पीड। क्या फाइंड आउट किया है? एवरेज स्पीड। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि अगर आपको मान लो कहीं पर जाना भी होता है, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि बेटा कल हम लोग चले जाते हैं, कहाँ पे जाना है, कोई नजदीकी जगह लेते हैं, चलो यहाँ से सूरत ही ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज अहमदाबाद से सूरत मान लीजिए 300 किलोमीटर है। तो आप सीधा सीधा सोचोगे कि अहमदाबाद से सूरत 300 किलोमीटर है, दैट मीन्स 6 घंटे का टाइम अप्रोक्सीमेटली लगना चाहिए। अब आपने क्या किया? 6 आवर्स का टाइम आपने जो लिया, कंसीडर किया, वो क्या कैसे किया? आपने क्या किया? उसको 50 से डिवाइड कर लिया। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा हमेशा कि आपने जब जब बस से ट्रैवल किया होगा तब तक आपने देखा होगा कि गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो क्या रहती है? 50 टू 60 किलोमीटर पर आवर रहती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में आपकी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आती है वो कितनी लेके चलते हैं? 50 टू 60 किलोमीटर पर आवर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अहमदाबाद से हिम्मतनगर, तो अहमदाबाद से हिम्मतनगर अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि 2 घंटे का टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली। राइट, ऐसा ही होता है। मेरी कैलकुलेशन सही है? अहमदाबाद से उदयपुर अगर आपको जाना है तो अहमदाबाद से उदयपुर अगर हम देखें तो करीबन करीबन 200 सवा 200 250 किलोमीटर मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 250 किलोमीटर है। तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे? दैट अहमदाबाद टू उदयपुर पहुंचने में हमें करीबन करीबन 5 आवर्स का टाइम लगेगा। वाई? कहाँ से आया 5 घंटे का टाइम? तो आपने 50 से डिवाइड किया एंड आपको आइडिया लग गया कि यार 50 into 5 दैट मीन्स 250 किलोमीटर। एक 50 किलोमीटर कवर करने में ऑन एन एवरेज आपको 1 आवर का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हमने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। क्या इसको कैलकुलेट कर लिया? एवरेज स्पीड।
अब ये एवरेज स्पीड वेरी करती है, डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवेज, या गांव में जा रहे हो या हिल एरियाज में जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो हम उसे लिखते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। MKS यूनिट मीटर पर सेकंड, या फिर हम उसे कह सकते हैं दैट SI यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकंड, CGS सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने डिस्कस किया ये था एवरेज स्पीड के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने बताया कि एवरेज स्पीड हमने जो फाइंड की वो कितनी आई, 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या जब गाड़ी शुरू की गई थी, मान लो 10 घंटे का टाइम लगा, तो 1 आवर पे क्या गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं, हो सकता है 85 किलोमीटर पर आवर रही हो। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्पीडोमीटर है, ये क्या है बेटा, ये स्पीडोमीटर है। अब आप सभी को पता है कि आजकल जो गाड़ियां हैं या अभी जो न्यू टू व्हीलर्स आते हैं उन सभी में स्पीडोमीटर जो होता है वो डिजिटल आता है, ठीक है। जिसमें हम ये कह सकते हैं ऑडोमीटर भी होता है, स्पीडोमीटर भी होता है। ऑडोमीटर दैट मींस जहां पर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसे हम ऑडोमीटर कहते हैं, जहां पर स्पीड को मेजर करते हैं उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड को यहाँ पे लिखा है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ क्या, मतलब a speed of a car, a speed of an object at an instant of time। क्या होता है, speed of an object at any instant of time। किसी भी instant of time के लिए जो हम speed फाइंड कर रहे हैं उससे हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है, at any instant of time that means instantaneous speed हो गया आपका, ठीक है। मान लीजिए 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पे आपकी गाड़ी की स्पीड थी 23 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या बेटा मिल गया, ये आपको मिल गया इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गया, ठीक है। एंड अगेन द इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और डायमेंशन L1 T-1, ये आगे हम स्टडी करेंगे, ओके। अब यहाँ पर है एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे हमने एवरेज स्पीड के बारे में स्टडी किया वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में अब स्टडी करेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए एवरेज स्पीड के अंदर हम क्या करते थे बेटा, एवरेज स्पीड के अंदर हम डिस्टेंस को ऐड कर देते थे कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, जितना भी डिस्टेंस था वो उसको टोटल ऐड कर देते और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते, हमें क्या मिल जाता था, एवरेज स्पीड मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी के केस में आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम मतलब चेंज इन टाइम, दैट इज वी कैन से टाइम इंटरवल। क्या कह सकते हैं उसको, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो वी एवरेज हमारे पास में क्या आ गया, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 का मतलब क्या होता है, डेल्टा x दैट मींस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा t दैट इज चेंज इन टाइम। ये x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 को हम डेल्टा t लिख सकते हैं। और ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज हमने यहाँ पर डायरेक्शन भी मेंशन किया हुआ है उसके साथ में, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एंड एवरेज वेलोसिटी को हमने लिखा है डेल्टा x बाय डेल्टा t, दैट मींस द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मींस द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं? पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर आपके पास में पोजीशंस गिवन है x1 t1, यहाँ पे पोजीशन गिवन x2 t2, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ज्यादा बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीजों को, बिकॉज आप ऑलरेडी इन सब चीजों को समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी एवरेज दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझिए। पहले तो आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए सभी लोग। चलिए स्टार्ट कीजिए रीड करना। A particle goes from point A to B on a semicircle of radius 1 meter in 1 second. ठीक है? A particle goes from point A to B on a semicircle of radius 1 meter. इसकी रेडियस कितनी गिवन है? 1 मीटर। और कितने टाइम में पहुंच रहा है पार्टिकल ए से बी? 1 सेकंड में पहुंच रहा है। तो आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड और दूसरा पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए आप सभी को पता है हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट है हमारे पास में, ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ पर आ गए पी पे। ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है बेटा, आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है। ठीक है? तो एवरेज स्पीड के केस में आप देखिए हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए तो कितना लग रहा है? तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, देखिए सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाय 2। तो कितना आएगा? पाई आर। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा पाई आर। और टाइम कितना ले रहा है बेटा? तो टाइम ले रहा है 1 सेकेंड। और आपको पता है रेडियस कितना गिवन है? 1 मीटर। तो रेडियस आर की जगह हम यहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 मीटर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? आपका एवरेज स्पीड आ गया। क्या आ गया? एवरेज स्पीड। अब आपसे पूछा जाए द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा जाए? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? हमें ये लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है? ये आर और ये आर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2r। मतलब इसका जो डायमीटर है बेटा वो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। वही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है आपका और शॉर्टेस्ट पाथ यही है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है? 1 मीटर। टाइम तो वो का वही है। तो आपको यहाँ पर आप देखो 2r/1 और रेडियस ऑफ द जो सर्कल सेमी सर्कल लिया है उसकी रेडियस कितने हैं? 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम 1 तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या आ जाएगा आपका? 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जाता और अगर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, क्या पूछा जाता? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को सबसे पहले तो हम वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए तो बॉडी जो है वो इनिशियल टू फाइनल की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है। तो नेगेटिव एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 2r j कैप और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो -2 आ जाएगा j कैप अपॉन टाइम कितना है? 1। तो -2 j कैप मीटर पर सेकंड इज द आंसर। क्या आ जाएगा? -2 j कैप मीटर पर सेकंड इज द आंसर। ठीक है? यहां तक क्लियर है आप सभी को? ओके। अब यहाँ पर आप इस टर्म को समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है d मॉडुलस ऑफ mod of v by dt equals to 0 while dv by dt is not equals to 0। ट्रू और फॉल्स? इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लोगों को देना है। चलिए बताइए आपके अकॉर्डिंग ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताइए मुझे। बताइए चलिए।
क्या आएगा? Anyone of you can answer this question, that can d by mod of v by dt equals 0 while dv by dt is not equals to 0? क्या पॉसिबल है? इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? यस सर सिर्फ गैस की फॉल्स है। सॉरी सर गैस कर रही हूँ कि फॉल्स है। अच्छा ओके ठीक है चलिए। और कोई? ठीक है चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, in case of uniform circular motion speed remains constant while velocity changes। ये आप सभी को पता है, सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं dv by dt, तो मोड ऑफ v का मतलब है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड, ठीक है। तो dv by dt मतलब कि जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। स्पीड जो है वो कैसी है? कांस्टेंट है। dv by dt d mod of v by dt मतलब कि वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट, सॉरी स्पीड, ये जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। पहले इसको लैंग्वेज में समझते हैं। देखो ये मोड ऑफ v मैंने लिखा है, तो मोड ऑफ v का मतलब होता है स्पीड। तो d by dt ऑफ स्पीड मतलब क्या? स्पीड को अगर आप जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t तो आपको आंसर मिल रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 बेटा कब होता है? आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा है ना, d by dx ऑफ c इक्वल्स टू 0, ये होता है ना। तो इसका मतलब स्पीड जो है वो क्या होगी? तो स्पीड जो है वो होगी कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या लिखा है कि मोड ऑफ dv by dt इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो तो 0 नहीं है। तो डेफिनेटली इसके लिए आप देखो, जैसे मान लो अगर मैंने एक सर्कुलर मोशन लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया ए, यहाँ से बॉडी ने ट्रैवल करना शुरू किया, तो यहाँ पे जब बॉडी ट्रैवल करना शुरू करेगा तो डेफिनेटली इसकी जो डायरेक्शन है वो आप देखिए डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन शो करूँ तो इसका टेंजेंट यहाँ जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट ये बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा। इसका मतलब एवरी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और वेलोसिटी होने की कंडीशन क्या होती है बेटा? या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या फिर डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। पर मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब क्या हो गया? दैट एक्सेलरेशन इज देयर, एक्सेलरेशन इज देयर, बिकॉज dv by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन। एंड यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन जो चेंज हो रही है उसके रीजन क्या है? यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड रेडियल। रेडियल मतलब विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन होता है विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और दूसरा इसे हम कह सकते हैं इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? देखिए जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, अब इसका क्या, इसका जो स्पीड था वो तो हमने चेंज नहीं किया, स्पीड हमने कांस्टेंट रखा है, लेकिन आप देखिए उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही बेटा आपका रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है।
तो रेडियल एक्सेलरेशन कहो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहो, सेंट्रीपिटल, ठीक है, ये ध्यान रखना। which acts towards the center, which acts towards the center, ये होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? so it is not possible, just a minute, sorry, हाँ, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यस, कि ये जो है dv by dt equals to 0 while dv by dt is not equals to 0, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर इस चीज को समझ चुके हैं, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो लिया है वो आपकी स्पीड है। स्पीड अगर आपकी कांस्टेंट है, जैसे सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, सर्कुलर मोशन में स्पीड आपकी कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने की वजह से आपको एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है आपको? एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक अभी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, नहीं? sir. ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आप अपना वीडियो ऑन कीजिए एक बार। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्या वो क्लियर हुआ सभी को? दैट स्पीड कांस्टेंट है तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और जब हम Yes, sir. वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, dv by dt, that is your acceleration, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? डेफिनेटली जब आप वेलोसिटी को चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? No, sir. No, sir. अच्छा, आज जो हमने स्टडी किया है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसी की वजह से वो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज ये सेल फोन है, ठीक है, अगर इसकी टिप को अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस वक्त इस तरफ जाएगी। अगर ये सेल फोन ऐसे हो जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन जो होता है वो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है ना, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक आप सभी को? Yes, sir. ओके, चलो, कोई एब्सेंट है क्या आज? एनीवन इज एब्सेंट? नहीं, रिद्धि, अस्ति, स्नेहा, मानस, प्रणव, जयनील, जयनम, कृष्णा, वेट, ठीक है, चलो, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर एंड करते हैं हम लोग। अब आप लोगों की कोई क्लास है क्या? Yes, Maths sir. है ना sir? अच्छा, मैथ्स बायो की क्लास है ना अभी तो? Sir चलो, ऐसे back ठीक। to back classes मत रखो। अरे बेटा, अब 11th में आ गए हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, Sir 4.5 मतलब घंटे। ऐसे रखो, लेकिन थोड़ा शाम को रखो ना, सुबह स्कूल के लेक्चर से उठे फिर ट्यूशन के इसमें बैठ जाओ। देखो, जब आप लोगों की रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी ना, तब आप लोगों को यही चीज फेस करनी पड़ेगी। सो मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ। और आपको पता है कि साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो लोग परसेंटेज कितने आएंगे ना वो मैटर नहीं करता है,
बट उनको ये जो ट्रेनिंग मिलती है ना 8-8 9-9 घंटे तक कंटिन्यूअसली बर्डन लेने की, उसी के पैसे होते हैं। ये जो IIM वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं और ये जो अदर मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है या बुक्स का डिफरेंस होता है? ये डिफरेंसेस नहीं होते हैं वहां पे। बुक्स जो एक अदर कॉलेजेस वाला जो गुजरात यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा होगा, क्या IIM से कर रहा होगा, दोनों की जो बुक्स होती है वो तो सेम ही होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? हार्ड वर्क। IIM के अंदर मुझे पता है, मेरे भाई ने किया है वहां से MBA, ठीक है, वो 16-16 घंटे तक लगातार काम करता है, तो उनकी वो हैबिट में डाल दिया जाता है कि वो इतना बर्डन जब उनके ऊपर डाला जाएगा, जब वो मैनेजर की पोस्ट पे कहीं पर भी उनको 2 साल के बाद जो रिक्रूटमेंट होती है, तो वो लोग उस चीज को संभाल पाएंगे, उतना वर्कलोड ले पाएंगे। इसीलिए उनको 1-1 करोड़ रुपए की सैलरी दे देते हैं, ऐसे थोड़ी ना दे देते हैं, ठीक है। तो सोचो 1 करोड़ के बारे में और चुपचाप क्लास अटेंड करो, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय बेटा। बाय सर। Bye, sir. Thank you. बाय बाय बेटा।